हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं और हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। उपनिवेशवाद और देहात को हम लोग देख रहे थे। सरकारी अभिलेख जो है उनके अध्ययन के अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल सबसे पहले हमने बंगाल और वहां के जमींदार और जमींदारों की व्यवस्था को हमने देखा कि कैसे वहां पर राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया और कैसे आपकी राजस्व व्यवस्था चली है। इन सबको देख चुके हैं। वर्तमान की में की गई नीलामी की एक घटना को हमने देखने का प्रयास किया कि कैसे कैसे वो आपकी नीलामी है, कैसे कैसे क्या चीजें की गई हैं। इन सबको हम लोग आपका देख चुके हैं और इन सब पर हम लोगों ने गौर करके ध्यान देके देख लिया है। चार्ल्स कॉर्नवालिस को हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस क्या है, किस तरीके से हम इन सबको एक एक करके आपका बात कर रहे हैं और कैसे हम लोग इसमें गौर करके देख लिया है। ठीक है, चलिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? जमींदार और उसकी असफलताओं के कारण प्रारंभिक मांग, बहुत सारी ऊंची चीजें और ऐसे महसूस, ऐतिहासिक तथ्य और दर, इन सबको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और इनको हमको देखने का, जानने का प्रयास किया और इन सबको एक एक करके देख लिया। ठीक है, और ऊंची मांग, दरें, इनको चीजों को लेकर सारी चीज एक एक करके हमने गौर कर ली, देख लिया है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? आगे बढ़ जाएं। गांव में जोतदार की शक्ति, जमींदारों की ताकत। अब देखते हैं। गांव में जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और करीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग से सीधे नियंत्रण का प्रयोग था। जमींदार द्वारा गांव में जमा लगान लगाने के बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न को वे प्रति घोर करते थे। जमींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए रोकते थे। रैयत पर वो उन पर निर्भर थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे। जमींदार को राजस्व के भुगतान को जानबूझकर देरी करते थे। सच तो यह है कि और राजस्व का भुगतान किए जाने की जमींदार की जमीन की नीलामी किया गया है। अक्सर जोतदार ही जमीन को खरीदता था। कह रहे जो जोतदार है अक्सर वो ही जमीन को खरीदता था। उत्तरी बंगाल जोतदार का सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया भी बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभरा। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार हवलदार और कुछ स्थानों पर उनको गाटीदार कहा या मंडल कहते थे। उनके उदय में जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना आवश्यक भावी था। अब देखिए, सबसे पहले क्या था, क्या सिस्टम बना हुआ था। अब पहले कंपनी होती थी, कंपनी के अंदर जमींदार आते थे। जमींदार अपने गांव पर नियंत्रण रखते थे। जो नियंत्रण था उसको रैयत कहते थे। एक कस्मी रैयत थी। जोतदार आपके धनवान, वैभवशाली व्यापारी, महाजन भी थे और कसकमी रैयत भी हुआ करती थी। जमींदार कंपनी को राजस्व अदा करने, गांव के राजस्व संबंधी मामले, प्रत्येक को छोटा बड़ा रैयत, जोतदार और भर रैयतों को उधार देना, रैयतों को कुछ जमीन खुद को खोदना, बाकी जमीन की शिक, ये सारी चीजें इसमें आपका देखी जाती थी और इनको हम लोग देखते थे और बात करते थे क्या स्थिति है, कैसे कुछ है, इन पर हम लोग देखते हैं। दिंजापुर के जोतदार। बुकान ने बताया है कि उत्तरी बंगाल के दिंजा जिले में जोतकार किसी प्रकार के जमींदार अनुशासक के प्रतिरोध और उनकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि लोगों का होना बहुत जरूरी था
उनके बिना जरूरतमंद काश्तकारों पैसा उधार कौन देता था। जोदार जो बड़ी बड़ी जमीनों को जोते थे, बहुत से हटीले और जिद्दी, और यहां तक जानते थे कि जमींदारों पर उनका कोई वश नहीं चलता था। वे अपने राजस्व को कुछ ही थोड़े से देते थे और लगातार हर किसी किस्तों में कुछ ना कुछ बकाया रकम की जाती थी। उनके पास पट्टे की हकदारी से जमीन थी। जमीन की रकम के कारण अधिकतर उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराते धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे तक कचहरी में रोकते थे। तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने वालों को फौजदार थाना यानी कि पुलिस थाना या मुंसिफ कचहरी पर पहुंच जाते थे और कहते थे कि जमींदार के कादरों को उनका अपमान किया जाएगा। और इस प्रकार राजस्व का बकाया रकम के मामले में बढ़ते जाते थे। जोरदार छोटे छोटे रैयत का राजस्व देते थे और इन सबको हम लोग आपका क्लियर है, ये हमने देख लिया। एक बार देखिए किस प्रकार की जोरदारी व्यवस्था सिस्टम हमको देखने के लिए। आगे बढ़े। अब देखिए, इधर हमने देख लिया, अब चलते हैं जमींदार की ओर का प्रतिरोध। इस जमींदारों में कैसे प्रतिरोध था, जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। अब कोई व्यवस्था में प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ जो भी जिसके साथ प्रॉब्लम है वो अपना प्रतिरोध तो करेगा। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अधिकतर मांग और अपनी भू संपदा है संभावित नीलामी की समस्या निपटने के लिए जमींदारों ने दबाव को उभरने के रास्ते निकाल लिए। संदर्भ में नई रणनीति बना ली। फर्जी बिक्री और ऐसी कबीवन थी जिनमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा पहले तो अपनी जमींदारी का ही कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय लिए रखा था कि स्त्री की संपत्ति को नहीं छीना जाए। फिर भी दूसरे कदम के तौर पर उन्हें एजेंटों की नीलामी की प्रतिक्रिया से जोड़ सकता है। कंपनी राजस्व की मांग को जानबूझ कर लिया। भुगतान ना किया गया बकाया राशि बढ़ी। भू संपदा कुछ हिस्सा और नीलाम किया गया। जमींदार को आदमियों ने अन्य खरीदार के मुकाबले ऊंची बोली लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। ठीक, अगर आगे चलकर उन्हें खरीद राशि अदा करने से उनको इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने उन्हें खरीद लिया। फिर भी एक बार खरीदार की रकम नहीं अदा की गई, इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। अंतोगत राज और नीलामी के समय में बोली लगाने वाले थक गए थे। जबकि बोली नहीं लगी तो संपदा को नीची कीमतों पर जमींदारों को बेचना पड़ा। जमींदार कभी कभी राजस्व की पूरी मांग अदा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार कंपनी कभी कभार किसी मामले को इकट्ठा करती हुई बकाया राजस्व की राशि को वसूल कर पाती थी। कैसा था, जो राजस्व की राशि है उनको वसूल कर पाती। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। 1793 में और 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जिम्मेदारियों ने, जिसमें वर्धमान की जिम्मेदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियों जिन्हें कुल मिलाकर 30 लाख रुपए प्रति प्राप्त हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्री में से 15% सौदे नकली निकले। कह रहे जितनी नीलामी हुई उनमें से 15% सौदे तो आपके नकली थे। जमींदार लोग कई बार तरीकों से जमींदारी छीनने से बचा लिया करते थे। जब कोई जमींदार व्यक्ति नीलामी जमीन खरीदता था तो उसे हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। वह कभी कभी पुराने जमींदार के लठिया या खरीदार के लोगों को मारपीट को भाग लेते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि पुराने रैयत हमार लोगों को खरीद कर घुसते थे। वे अपने आप को पुराने जमींदारों में जाकर महसूस करते थे और उनके प्रति वफादार बने रहते थे। यह मानते थे कि पुराना जमींदार उनका अन्नदाता है, वे प्रजा हैं। जमींदारों को बिक्री से उनके तादाद में गौरव का धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं हुए और न ही उनको किया जा सका। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक कीमतों में मंद की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जमींदार 1970 के दशक में तकलीफों को झेलने के लिए सफल हो गए। उन्होंने अपनी सत्ता के विरुद्ध अपना लिया और राजस्व का भुगतान संबंधी नियम
कुछ दिलचस्प बना लिया और फलस्वरूप गांव पर ही जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की ओर घोर मंदी की हालत अंततः जमींदार का भट्टा बैठ गया और जोतदार में देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। कैसा कर लिए? उन्होंने अपने पांव को मजबूत कर लिया। तो कहीं ना कहीं स्थिति ये बनी रही और ऐसी स्थिति देखने को मिली। पहले जमींदार ने भी अंग्रेजों के साथ मिलकर किसान का नीति को, उनको शोषण परक नीति का हिस्सा बने। लेकिन जब जमींदार की जमींदारी पर बात आने लगी, अब क्या होने लगा, बहुत जगह तो जमींदार सिस्टम को खत्म कर दिया, रैयत व्यवस्था बना दी। अब सीधा आप टैक्स महारानी को जमा कर सकते थे, यानी कि अधिकारी के पास जाया करता था और वो नगद रूप में होता था। फिर महल की व्यवस्था करी, यानी कि एक गांव के लोग का व्यक्ति मिलकर पूरे गांव का टैक्स इकट्ठा करता था, फिर वो अंग्रेज अधिकारी को सौंपता था। तो महलवाड़ी व्यवस्था बनी, रैयतवाड़ी बनी। जिम्मेदारी में यह था कि भाई एक क्षेत्र की लैंड का पूरा ठेका मान लिया कि 5000 बीघे जमीन और इसका लैंड जो आपका लैंड रेवेन्यू आएगा वो इतना आएगा। कोई भी आदमी बोली लगा दो, किसी ने बोली लगाया कि मान लीजिए 5 साल या 1 साल का लैंड, आपका लैंड रेवेन्यू का ठेका लग रहा है 5000 बीघे जमीन का, 2 लाख रुपए आपका क्या है, मान लीजिए आपका ठेका छूट रहा है। किसी ने 2,05,000 बोल दिया, 2,10,000 दे दिया, 2,30,000 दे दिया। जिसने ज्यादा दिया उसको ही उस क्षेत्र की जिम्मेदारी मिल जाए। फिर वो उसी हिसाब से जब तक वो था उसके पास, वो उसको ही क्या पड़ता था, उस क्षेत्र का मालिक था, वो अपने हिसाब से जमीन को दे सकता था, वो आपका चला सकता था। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी थी, तो उनके अनुसार वो चला रहे थे। अब इसमें दिखाया गया महाराजा मेहताब चंद है और इमामतदारी व्यवस्था, जिसको हमने कहा परमानेंट सेटलमेंट, लागू किया था। तेज चंद बर्धमान के राजा थे, उनके पास मेहताब चंद शासक ने बर्धमान की जमींदारी काफी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विरुद्ध 1857 में विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। कैसा था? इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। अब 5वीं रिपोर्ट आती है, जो 5वीं रिपोर्ट क्या कह रही है हमको देखना है। जिन परिवर्तनों की चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे परिवर्तन का विस्तार एक रिपोर्ट में दिया है। सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलाप के विषय में तैयार हुई। और देखना है कि 5वीं रिपोर्ट पर उत्खलित यह रिपोर्ट 800 से अधिक प्रश्नों पर परिविष्ट थी, जिनमें जमींदार और रैयतों की अर्जी और विभिन्न चीजें इसमें जुड़ी हुई थी। और इन सब चीजों को आपका देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि जमादारी व्यवस्था की सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से लागू थी, किस सिस्टम के तहत ये सारी चीजें चल रही। एक एक करके आप इनको गौर करके देख सकते हैं कि व्यवस्था कैसी थी। देखिए एक बात, आगे बढ़ जाए। चलिए, हो गया, ठीक है, आगे देख। 5वीं रिपोर्ट को देख लिया। कलेक्टर की रिपोर्ट में राजस्व वितरण और संबंधी सांख्यिक तालिका और अधिकारियों के बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां भी शामिल थी। तो बंगाल और मद्रास में क्या राजस्व व्यवस्था थी, न्यायिक प्रशासन टिप्पणियां क्या थी, उनकी रिपोर्ट्स क्या थी, ये सब चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी और हम इनको देख सकते हैं। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड में उनके क्रियाकलाप पर बारीकी से नजर रखी और उन पर चर्चा की। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार का विरोध करते थे। खैर, ब्रिटेन में भी बहुत सारे ऐसे समूह थे जो कहते थे कि भाई आपने भारत पर और चीन पर व्यापार पर एकाधिकार करा हुआ है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही उन पर ट्रेड कर सकती है और किसी नहीं, तो लोग विरोध करते थे। वे चाहते थे कि शाही फरमान को रद्द किया जाए। इसके तहत इस कंपनी को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसे निजी व्यापार की संख्या बढ़ती जा रही है जो भारत के साथ होने वाले व्यापार हिस्सा चाहें, और ब्रिटेन के उद्योगपति और ब्रिटिश विनिर्माताओं के साथ भारत का बाजार खुलने वाले के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूह को तो यह कहना था कि बंगाल में मिली विजय पर लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्था प्रशासन के विषय में सूचना प्राप्त कर ब्रिटेन में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कंपनी के अधिकारियों को
बोलचाल और भ्रष्ट की घटनाओं के लिए ब्रिटेन और समाचार पत्रों के व्यवहार के रूप में छलक गया। ब्रिटिश संसद ने आपका देखेंगे कि विनियमित और नियंत्रित करने की 18वीं सदी के दशक में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियों की नियुक्ति की गई। ये उस समय का देखिए, ये एक ऐसा, ये कहाँ का है? अणलू राजमहल है। ये राजमहल एक युगांतर को दर्शाने वाला अवशेष है। जमींदारों के रहन सहन की पनोत्तनी वैभवशाली जीवनता को सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म जलशाह घर की शूटिंग का और उसमें की गई है, और उस शूटिंग के हिस्से को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि कहां पर ये घर है, कैसी उसकी स्थिति है, उन सबको इसमें दर्शाया और दिखाया गया है इस फिल्म के माध्यम से। बेनामी शब्द का मतलब जो आप मतलब देखा होगा, बेनामी मतलब अर्थात गुमनाम। बेनामी का मतलब है जो गुमनाम है, जिसका नाम नहीं पता। हिंदी में कुछ भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे शोधों के लिए किया जाता है जिसमें किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किया जाता है। उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। बेनाम, गुमनामी, पता ही नहीं है किस नाम का है, किस नाम के नाम है, ऐसे की जाती है। लठिया शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी डंडा हो। ये जमींदार के लठैत यानी कि डंडेबाज के पक्षधर थे। लठियात या लठैत क्या होते हैं? जो आपके जमींदार थे, जमींदार अपने पास रखते थे। जैसे पहले सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे आज के जमाने में, तो उस समय जमींदार अपने पास लठैत रखते थे, वो उनके सिक्योरिटी गार्ड। क्लियर है? वो उनके साथ चलते थे, जब भी वो आपका राजस्व वसूलते थे वो ही ये सारी चीजें रखते थे। 5वीं रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट थी जो कि एक प्रकार की प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। अब मुझे बताइए, प्रवर समिति में जो आपके संसद में बनती है, तो संसद में इसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के, केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के होते हैं? तो कितने मेंबर होते हैं यार पूछता है। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप में पर ब्रिटिश संसद पर गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा 1.5 शताब्दी तक 5वीं रिपोर्ट के आधार पर बनती सुधरती रही। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य थे, लेकिन ऐसी ही सरकारी रिपोर्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सरकारी रिपोर्ट हैं जिनको हम सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, पढ़ना है और समझना है, उनको हम देखेंगे। हमें जानने की जरूरत है कि रिपोर्ट किसने और किसके उद्देश्य से लिखी गई है। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट तर्क और साक्ष्यों के बिना किसी आलोचना से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक, शोधकर्ताओं ने ग्रामीण भारत में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल में अनेक जमींदार और अभिलेखागार और जिले और स्थानीय अभिलेख को सावधानीपूर्वक जांच की। उनसे पता चला है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाली कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए हैं। 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदार सत्ता का पतन वर्णन अंतर्जहित है, जिसमें पैमाने पर जमींदार लोग अपनी जमीन खाते में जा रहे हैं उनके बारे में बड़ा चढ़ा है। और हमने देखा है कि जमींदार ने नीलामियां की जा रही हैं, तब तक जमींदार नए नए हथकंडे अपना रहा है और बहुत सारे इनकी कीमतें विस्थापित हो गई हैं। इन सबको हमने आपका देख लिया है, इनको देखने का प्रयास किया है। क्लियर है? ऐसा कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? एक बार देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, चलिए देख लिया, तो इस प्रकार हमने इनको समझने का प्रयास किया। अब 5वीं रिपोर्ट का उदय होता है, लिहाजा अभिलेख जो साक्ष्य हैं उन पर आधारित है। आप रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को प्रति रिपोर्ट को लिखवाने और रोग के बारे में आप सोचते हैं। आंकड़ों के जरिए रिपोर्ट में क्या दर्शाने, क्या करने की कोशिश की गई है, इन 2 वर्षों के आंकड़े और विचार किसी समस्या के बारे में दीर्घकालिक निष्कर्ष पर हम लोग निकाल सकते हैं, या निष्कर्ष पर हम लोग इसको पहुंच सकते हैं। ये देखने का, ही जानने का प्रयास हमने किया है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के सेक्टर में इतना ही करेंगे।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।